नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान का पाठ 4 डायरी के पन्ने पढ़ने जा रहे हैं और मैं जतिंदर कौर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 DMW पटियाला से इसे आपके सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ की एक रूपरेखा पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एन फ्रैंक कौन थी, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो हम एक बार देख लेते हैं कि एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल 1947 में डच भाषा में प्रकाशित की गई थी और अंग्रेजी भाषा में 1952 में इसे प्रकाशित किया गया। संसार की ये सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तक है और यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत इतिहास भी है। एक प्रकार से एक दस्तावेज बन गया है क्योंकि इसमें वो सभी बातें बताई गई हैं जो उस समय यहूदियों के साथ हुई थी। और ये एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी है, ये सब तो आप जानते ही हैं। यहाँ आपके सामने एक फोटो है। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर फोटो दी गई है वो एन फ्रैंक की है। एन फ्रैंक को जब अज्ञातवास में जाना पड़ा वो केवल 13 वर्ष की थी। और नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं वो एन फ्रैंक के पिता है ऑटो फ्रैंक। और तीसरी उनके परिवार की फोटो है जिसमें एन फ्रैंक की माँ है एडिथ फ्रैंक, उसकी 16 वर्षीय बहन मार्गरेट। ठीक है, तो आप इस फोटो में उनके पूरे परिवार को देख सकते हैं। इस पाठ को पढ़ाने के लिए कुछ लक्षित अधिगम बिंदु रखे गए हैं जो आपको जानने जरूरी हैं कि बच्चों में उम्र के साथ साथ मानसिक और शारीरिक बदलाव आते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा इस पाठ में बताया गया है स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों का विकास और उनके मानवाधिकार कितने जरूरी हैं, उनकी जानकारी होनी कितनी जरूरी है। और अज्ञातवास के दौरान एकांकीपन की तकलीफें, और अज्ञातवास छोड़े तो वैसे भी अगर एक बच्चा अकेलापन महसूस करता है वो किन किन मुश्किलों से गुजरता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और डायरी लेखन का महत्व क्या है हमारे जीवन में, किशोरा अवस्था की समस्याएं क्या हैं, बच्चे जब इस उम्र में आते हैं तो क्या क्या उनकी समस्याएं होती हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हम इन सबको पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एन के द्वारा लिखी गई मूल डायरी की प्रति। सबसे ऊपर बच्चों मैं ये फोटोज आपको दिखाना चाहती थी, इसमें एन की फोटो भी लगी हुई है। एन की हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं, ये एन के द्वारा लिखी गई डायरी है। और नीचे जो आप लाल कवर में देख रहे हैं वो यही वो डायरी है, ये उसका कवर है। उसके पिता ने उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दिया था। और दूसरा इसका फर्स्ट एडिशन जो उसके पिता ने छपवाया था ये, तो ये फर्स्ट एडिशन आप देख सकते हैं एन फ्रैंक की डायरी का कि उसके लिए अपनी डायरी कितनी महत्वपूर्ण थी। एन फ्रैंक की डायरी की विशेषताएं हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है उस डायरी में। तो सबसे पहले एक ये हमारा इतिहास बयां करता है, जो एक दर्दनाक अध्याय है उनके जीवन का, उस इतिहास को इसमें लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हमलों का डर, पकड़े जाने का डर, एक 13 साल की उम्र के बच्चे के सपने कैसे होते हैं और जब हम बाहरी दुनिया से अलग पड़ जाते हैं तो उसका दुख क्या होता है, युद्ध की पीड़ा क्या होती है, अकेलापन, ये सब कुछ उस डायरी में है। और यही कारण रहा है कि यह पुस्तक पिछले 50 वर्षों में विश्व में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। 8 जुलाई 1942 एन फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती है और पूरी ईमानदारी से लिखती है वो अपने अनुभव को कि अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को वो संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त करती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंक परिवार 2 वर्ष तक छिपकर रहा क्योंकि वो यहूदी हैं और नाजी उन्हें खत्म करना चाहते हैं।
अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए एन लिखती है कि हमारे जीवन में उथल-पुथल मच गई थी क्योंकि उसकी बड़ी बहन मार्गरेट को नाजी एजेंसी SAS से यातना गृह में ले जाने का नोटिस आ गया था और वो सभी सहम गए थे क्योंकि सभी जानते थे कि यातना गृह में किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं और उससे बचने के लिए सभी ने अपना सामान बांधना शुरू किया ताकि वो अज्ञातवास में जाकर सुरक्षित रह सके। यह रात एन फ्रैंक और उसके परिवार की अपने घर में आखिरी रात थी। अज्ञातवास में जाने वाले वो 7 लोग थे। एन फ्रैंक, उसके माता पिता, बड़ी बहन और एन के पिता के बिजनेस पार्टनर मिस्टर वान दान, उनकी पत्नी और उनका बेटा पीटर। और बाद में 8वें व्यक्ति के रूप में जो शामिल हुए हैं वो है मिस्टर डसेल। तो इस प्रकार अब वह अज्ञातवास में रहने वाले 8 लोग थे। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि यहूदियों को वहां पर रहने के लिए, उनकी पहचान के लिए एक पीला सितारा मिलता था ताकि वो दूर से ही पहचान में आ सके। उनको वो पीला सितारा लगाना पड़ता था। तो इस प्रकार उन्होंने अज्ञातवास में जाने का निर्णय कर लिया। ये एन फ्रैंक के पिता का एक प्रकार से ऑफिस है। हम कह सकते हैं कि यहाँ उनके मसाले बनाने का काम होता था, उनका अपना काम था और एनेक्सी कहा गया है इसे। इसी में सबसे ऊपर वो छिपकर रहते थे, तो फ्रैंक परिवार के छुपने का स्थान था। तो गुप्त एनेक्सी, जहां किसी को पता भी नहीं था कि रहने के लिए इतने कमरे भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ की फोटो आप देख सकते हैं। तो फ्रैंक परिवार अब अज्ञातवास में जाने का निर्णय ले चुका है। तो एनेक्सी में छुपने से पहले मैं आपको उसके बारे में बताने से पहले कुछ चीजें और बताना चाहूंगी कि हॉलैंड पर जब जर्मन शासक हिटलर का प्रभाव स्थापित हो गया और यहूदी परिवारों को उसका क्रूर शासन झेलना पड़ा, बहुत सारे यहूदी यातना शिविरों में बंद कर दिए गए। और ये आप जानते ही हैं कि सबसे पहले एन की बड़ी बहन मार्गरेट को कैंप में बुलाए जाने का नोटिस आया था और उसी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने छुपने का निर्णय लिया। तो अब मैं आपको उस एनेक्सी के बारे में बताने जा रही हूँ जहां वो छुपने की जगह एन के पिता के ऑफिस की ही इमारत है। और जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है एनेक्सी को, बाहर वालों के लिए इस इमारत को समझना थोड़ा मुश्किल है। इसी ऑफिस की दूसरी मंजिल की और जो सीढ़ियां जाती हैं, उस सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा बना है, जो दरवाजा उन्हें एक गुप्त एनेक्सी की तरफ ले जाता है। और आप और हम क्या कोई और भी अगर वहां पर आए तो ये कल्पना नहीं कर सकता कि उस दरवाजे के पीछे कई कमरे भी हो सकते हैं जिसमें कई लोग रह सकते हैं। 28 नवंबर 1942 एन अपनी डायरी में लिखती है कि अज्ञातवास में रहते हुए उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब उसे ही क्या, उसके परिवार में सभी लोगों को, क्योंकि बिजली का अधिक इस्तेमाल होने से उनकी बिजली कट गई थी और वो बिजली अब कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से रहेंगे। उनका राशन बहुत ज्यादा खर्च होने लगा था और राशन की समस्या पैदा हो जाएगी, भूखे रहना पड़ेगा। और क्योंकि अज्ञातवास में थे तो दिन के समय वो पर्दे नहीं हटा सकते थे, काले रंग के पर्दे थे जिनसे बिल्कुल भी बाहर दिखाई ना दे। और रात के समय वो लाइट ऑन नहीं कर सकते थे, तो अंधेरे में रहना पड़ता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीचे उनका ऑफिस चलता था दिन के समय 9 से 5 और वो जरा भी आवाज नहीं कर सकते थे। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, वो चलकर यहाँ से वहां नहीं जाएगा। और दूसरा जो वो टोटल 8 व्यक्ति थे मैंने आपको बताया, उनमें जो मिस्टर डसेल थे वो अक्सर एन की माँ से एन की शिकायतें ही करते रहते थे और एन को बार बार अपनी माँ से अपनी कमियां सुनना अच्छा नहीं लगता था कि मिस्टर डसेल बार बार उसकी शिकायतें क्यों बंद करते हैं। और इसी कारण कई बार उसकी अपनी माँ से भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे। एन फ्रैंक के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एन फ्रैंक एक बहुत संवेदनशील लड़की थी, अंतर्मुखी भी थी, अपनी हर मन की बात वो किसी से नहीं कर सकती। और वो कहती है कि उसे मतलब घर के लोग समझते हैं बहुत घमंडी है क्योंकि अपनी सारी बातें वो नहीं करती है। पर वो डायरी में लिखती है कि मैं उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। वो कहती है कि काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को समझ पाता। वह अज्ञातवास की परेशानियों से जूझते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है
मुझे लगता है कि पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, कभी तो हमें यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मैं आपको एक बार यातना गृह के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देनी चाहती हूँ, जहाँ पर यहूदियों को रखा जाता था कि नाजी सरकार के द्वारा 60 लाख यहूदियों को यातना गृह में बंद करके मार दिया गया था। उनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सभी लोग शामिल होते थे। देखो, कुछ लोग तो भूख से मर जाते थे, कुछ बीमारी से मर जाते थे, और सभी यहूदियों के लिए सब कुछ समान था, सभी यातना सहने के लिए मजबूर थे। लेकिन एन फ्रैंक ने साहस दिखाया। उसने 13 साल की उम्र में अपनी डायरी में नाजियों की क्रूरता का वर्णन किया। इस डायरी को पढ़ने से हमें युद्ध के भयावह असर का पता चलता है कि युद्ध किस प्रकार से लोगों का जीवन नर्क बना देता है। 26 जनवरी 1944 एन अपनी डायरी में लिखती है कि एन को राजसी परिवार की वंशावली में गहरी रुचि हो गई है। वो उनकी वंशावली तैयार करती है। अब उसे वहां पे रहते हुए फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें वो देखती है और उसे वो पसंद आने लगी हैं। मिसेस वॉन्दान की कहानियां सुन सुनकर वो बोर हो चुकी है। हाँ, एक खास बात, एन फ्रैंक को बालों के नए नए स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। वो जब देखती है किसी हीरोइन को नए स्टाइल में, जब उनके मैगजीन में, तो वो वैसे ही बालों का स्टाइल बनाती है। और जब वो अपने कमरे से बाहर आती है अपने स्टाइल्स बना के, तो जब किसी को अच्छे नहीं लगते, वो उस पर कटाक्ष करते हैं, तो फिर अपने बाल खोल देती है, बिखेर देती है कि किसी को पसंद नहीं आए। और एन अपनी डायरी में अपनी गलतियों के बारे में भी लिखती है। तो उसकी डायरी में उसने ऐसा सब कुछ लिखा है जिसे हमें पढ़कर उस समय के बारे में, एन फ्रैंक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। 28 जनवरी 1944 एन ने और एन के परिवार ने रेडियो प्रसारण में सुना कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों का संग्रह किया जाएगा और उन्हें छपवाया जाएगा। जब ये खबर सबने घर में सुनी तो वो एन की डायरी को और एन खुद अपनी डायरी को और भी गंभीरता से लिखने लगी। सभी घर वालों ने चाहा कि उसकी डायरी को वो एक बार पढ़े, और एन भी अब उसे गंभीरता से लेने लगी है और एक एक घटना को उसमें लिखने लगी है। और इसी डायरी को एक किताब के रूप में बाद में उसके पिता ने छपवाया। 11 अप्रैल 1944 शनिवार का दिन है। बाहर गोलाबारी शुरू हो चुकी है। एनेक्सी में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं क्योंकि सड़क पे उन्हें आवाज आ रही है गोलियां चलने की, बम की। एनेक्सी में डर का वातावरण बन चुका है। घर में सभी लोग परेशान हैं कि कुछ भी हो सकता है। सबको पता था कि हालात खराब होते जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। एन के मित्र पीटर के बारे में जान लेते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि मिस्टर वॉन्दान का बेटा पीटर, वो सब साथ में ही रह रहे हैं एनेक्सी में। तो पीटर एन का अच्छा मित्र है, उसे वो पसंद करती है और वो चाहती है कि उसके साथ अपने मन की बात करे। पर पीटर का स्वभाव कुछ अलग है। वो शांत प्रिय है, सहनशील है, आत्मीय, अंतर्मुखी लड़का है। अंधविश्वासों का वो विरोध करता है, पर कभी एन की भावनाओं को उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। और यही कारण था कि एन को लगा कि मुझे अपने बारे में, कई चीजों के बारे में उसे डायरी लिखने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि घर में उसको कोई समझ ही नहीं पाया। यहाँ तक कि उसका अच्छा मित्र पीटर भी उसको समझ ना सका। नारियों के बारे में एन की विचारधारा हम जान लेते हैं। एन ये लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। उन्हें केवल यहीं तक सीमित करके क्यों रखा जाता है? एक नारी ने ही इस समाज को बनाया है। उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए हर काम करने की, राजनीति में भाग लेने की, और उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? एक औरत की मुश्किल को पुरुष कभी झेल ही नहीं सकता। उसे ये विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि एन मानती है कि स्त्री जीवन अतुलनीय जीवन है और वो ये मानकर चलती है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें सम्मान नहीं देता तो ऐसे मनुष्य की निंदा की जाए। एन अपनी डायरी में
युद्ध के प्रभाव के बारे में लिखती है कि जो यहूदी जनसंख्या में 60 लाख थे, युद्ध ने उनका जीवन नरक बना दिया था और सबसे अधिक प्रभावित इस युद्ध में वही रहे थे। इस डायरी के माध्यम से एन उन सभी यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आप सबने इस पाठ में जो एन फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। तो आप अपने विचार इन प्रश्नों को पढ़कर उनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है कि ये जो डायरी है 60 लाख लोगों की तरफ से बोली जाने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं है, एक साधारण लड़की की है। ठीक है, तो इस पर एन फ्रैंक की डायरी के जो अंश आपने पढ़े हैं उन पर अपने विचार प्रकट करने हैं। जैसे एन ने नारियों के बारे में लिखा, उसके विचार लिखे, उसने अज्ञातवास की अपनी तकलीफें, किशोरावस्था की समस्याएं, किस तरह एक बच्चा बड़ा होता है और बार बार उसमें कमियां निकाली जाएं या उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो अपने मन की बात करना चाहता है पर कर नहीं पाता और अंत में उसे अपनी डायरी में लिखता है। तो आप एन के विचारों पर अपने विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो उसके साथ उसके निजी भावनाओं, निजी सुख दुख की उथल पुथल भी उसमें शामिल है। तो क्या ऐसा वाकई में है? इस पर आप अपनी सहमति या असहमति देंगे और उस पर अपने तर्क भी व्यक्त करेंगे कि आप सहमत हैं तो क्या तर्क देंगे, असहमत हैं तो आपके क्या तर्क हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ आपके सामने, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों की तत्कालीन पारिवारिक सामाजिक स्थितियों की चर्चा की है। उनका उल्लेख करते हुए आप बताएंगे कि आज उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं वो जमाना गया, स्त्रियां भी नौकरी पे जा रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो उसको सामने रखकर आपने लिखना है कि आज उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। चौथा प्रश्न, वो सब तो आप पढ़ चुके हैं और आप अच्छे से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। एन कौन थी? ठीक है, और उसकी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना गया है, ऐसा क्या है उसकी डायरी में। ठीक है, तो उस जिन अंशों को आपने पढ़ा है उसके बारे में आप सोचिए और फिर इनके बारे में आप लिख। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।